नमस्कार साथियों, आज हम आपको सामान्य वित्त लेखा नियम जीएफ भंडार में जो विभिन्न परिशिष्ट दिए गए हैं उनके एमसीक्यू अथवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हम बता दें, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट के रूप में। उसके अंदर हमने लगभग आपको 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। आज हम पार्ट 2 के रूप में आगे क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, हम आपको बता देते हैं, हमने राजस्थान सेवा नियम के लिए एक ऑब्जेक्टिव पुस्तिका आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए निकाली है। इसमें 850 से अधिक क्वेश्चन है। यह इस पुस्तिका की विशेषता यह है कि यह अध्याय वाइज दी गई है, दिनांक वाइज भी चैप्टर वाइज दिया गया है। परिशिष्ट, अधिनियम, नियम, विगत प्रश्नों के प्रश्न सभी का समावेश किया गया है, वो भी चैप्टर वाइज है। साथियों, इस पुस्तिका को आप ज़रूर देखना। अब हम चर्चा करते हैं पार्ट 2 के रूप में जीएफ भंडार में जो विभिन्न परिशिष्ट दिए गए हैं। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए परिवर्तन को विनियमित करने के लिए निर्देश का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में, कौन से परिशिष्ट में दिया गया है। अब नियम का अब हम अगले क्वेश्चन में करेंगे साथियों, ठीक है। कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 5 में, परिशिष्ट 6 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 2 में। तो साथियों, आपको आंसर देना है परिशिष्ट 3 में। दुर्विनियोग, कपट व हानि के लिए परिवर्तन को विनियमित करने, अर्थात इनके जो नियम होते हैं उनको किस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति दुर्विनियोग, कपट, हानि करता है तो किन नियमों के द्वारा इनको विनियमित अर्थात इनमें प्रबंध किया जा सकता है, इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसका उल्लेख परिशिष्ट 3 में किया गया है। दुर्विनियोग, कपट, हानि आदि के परिवर्तनों को विनियमित करने के लिए जो निर्देश संबंधी प्रावधान है कौन से परिशिष्ट और नियम में दिए गए हैं। साथियों, हमने एक ही क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार जैसे भी बन सकता है उस हिसाब से बनाया है। परिशिष्ट 3 के नियम 22 फर्स्ट में आप ऑप्शन का ध्यान रखना साथियों। ये ऑप्शन ही ऐसे होते हैं जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। परिशिष्ट 3 के नियम 22 1 में, परिशिष्ट 4 के नियम 25 1 में, परिशिष्ट 3 के नियम 22 2 में, परिशिष्ट 4 के नियम 25 2 में। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है परिशिष्ट 3 के नियम 22 1 में, अर्थात आंसर देना आपको, ठीक है। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए उत्तरदायित्व। साथियों देखो, एक ही क्वेश्चन वापस आया। अब यहाँ पर बात करें उत्तरदायित्व के, ठीक है। दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट 3 के 2 में, परिशिष्ट 3 के 4 में, परिशिष्ट 3 के 1 में, परिशिष्ट 3 के 3 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 के 1 में उत्तरदायित्व के निर्धारण का उल्लेख किया है। दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए उच्चतर अधिकारी भी उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है साथियों। अब बात कर रहे हैं उच्चतर अधिकारियों की, ये भी उत्तरदायित्व होंगे का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट 3 के 1 में, परिशिष्ट 3 के 4 में, परिशिष्ट 3 के 3 में, परिशिष्ट 3 के 2 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुर्विनियोग, कपट व हानि आदि के लिए आर्थिक देयता के परिवर्तन का सिद्धांत। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्थिक देयता के परिवर्तन का सिद्धांत का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया है, तो देखिए हमारे ऑप्शन देखा आप। परिशिष्ट 3 के 3 ग में, परिशिष्ट 3 के 3 ख में, परिशिष्ट 3 3 के क में, परिशिष्ट 3 3 के घ में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 3 के क में। साथियों, हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए हैं कि आरएसएमबी के जो भी आपको एग्ज़ाम लेगी उसके अकॉर्डिंग बनाया है, और हम कोशिश करेंगे इसकी पुस्तिका निकालने की। यदि हम पुस्तिका नहीं निकाल पाएँ तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क करके PDF ले सकते हैं। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है। अब साथियों, अब हम बात करें जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं, यदि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई दुर्विनियोग, कपट, हानि की जाती है तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी वो कौन से परिशिष्ट में उसका उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट 3 के 3 में, परिशिष्ट 3 के 5 में, परिशिष्ट 3 के 2 में, परिशिष्ट 3 के 4 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा परिशिष्ट 3 के 5 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमने बनाया कि आपको सामान्य पुस्तिका में नहीं मिलेंगे, किसी पुस्तिका में। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के प्रक्रिया का उल्लेख। साथियों, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
पूरी प्रक्रिया कैसे होगी इस पर, अर्थात जब कोई भी ऐसा दुर्विनियोग कपट हानि का मामला आता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसका उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया, परिशिष्ट 3.7 में दिया गया है, परिशिष्ट 3.4 में, या परिशिष्ट 3.6 में, या परिशिष्ट 3.5 में। तो साथियों आपका आंसर होगा ए, परिशिष्ट 3.7 में इसका उल्लेख किया गया है। दुर्विनियोग कपट एवं हानियों आदि में न्यायिक कार्रवाई, अब हम बात कर रहे हैं न्यायिक कार्रवाई की, ठीक है साथियों। दुर्विनियोग कपट एवं हानियों आदि में न्यायिक कार्रवाई का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया है, परिशिष्ट 3.9 में, परिशिष्ट 3.5 में, परिशिष्ट 3.4 में, परिशिष्ट 3.8 में। तो साथियों आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 3.8 में इसका उल्लेख किया गया है। दुर्विनियोग कपट एवं हानियों आदि के लिए विभागीय कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई अलग है, अब बात करें विभागीय कार्रवाई की, अर्थात जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या कार्रवाई करेगा ऐसे मामलों में। दुर्विनियोग कपट एवं हानि आदि के लिए विभागीय कार्रवाई का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है, परिशिष्ट 3.8 में, परिशिष्ट 3.4 में, परिशिष्ट 3.3 में, परिशिष्ट 3.9 में। तो साथियों आपका आंसर होगा द परिशिष्ट 3.9 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार को हानियां एवं संदिग्ध तोड़फोड़ के कारण हुई हानियों के मामलों के संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना एवं एक औपचारिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त किस न्यूनतम सीमा एवं परिशिष्ट के तहत की जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। 10,000 परिशिष्ट 3 में, 50,000 परिशिष्ट 3 में, 5,000 परिशिष्ट 3 में, 1,00,000 परिशिष्ट 4 में। तो साथियों आपको आंसर देना है 10,000 परिशिष्ट 3। विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों की पद स्थिति, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ कौन से परिशिष्ट में दी गई है। साथियों अब हम चर्चा कर रहे हैं लेखाधिकारी की, ठीक है। तो परिशिष्ट 7 में, परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 2 में, परिशिष्ट 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है ब परिशिष्ट 4 में इसका उल्लेख किया गया है। विभाग में पदस्थापित लेखाधिकारी की पदस्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सत्य का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया हो सकता है। साथियों परिशिष्ट तो हो सकता है आपको याद हो, लेकिन आपको नियम याद ना हो, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन भी बनाया है कि दोनों अगर ऑप्शन आए तो आप उसे कर सकें। परिशिष्ट 4 नियम 25, परिशिष्ट 8 नियम 26, परिशिष्ट 5 नियम 25, परिशिष्ट 8 नियम 26। तो साथियों आपका आंसर होगा ए परिशिष्ट 4 नियम 25 में उसका उल्लेख किया गया है। लेखाधिकारी विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा तथा उसकी पद स्थिति उप विभागाध्यक्ष के जैसे होगी। साथियों अब इसी क्वेश्चन में आपको हम 3 क्वेश्चन हो गए। आपसे ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि लेखाधिकारी विभाग का कौन सा अधिकारी होगा, तो आप कह सकते हो ये एक वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा। एक ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि लेखाधिकारी की पद स्थिति किस प्रकार से होगी, तो आपको आंसर देना उप विभाग अध्यक्ष के जैसी होगी। अब अपन अपने क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। लेखाधिकारी विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा तथा उसकी पद स्थिति उस उप विभागाध्यक्ष के जैसे होगी। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया है। परिशिष्ट 1 के 4 में, परिशिष्ट 4 के सेकंड में, परिशिष्ट 4 के थर्ड में, परिशिष्ट 4 के 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना है इसमें द परिशिष्ट 4 के 1 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि लेखाधिकारी वरिष्ठतम लेखा सेवा का सदस्य हो, देखो अभी मैंने आपको मौखिक बताया भी था, वही क्वेश्चन अब आ रहा है। यदि लेखाधिकारी वरिष्ठतम लेखा सेवा का सदस्य हो तो उसकी पद स्थिति होगी वित्त मामलों का सलाहकार, उप विभागाध्यक्ष, एक राजपत्रित अधिकारी, सभी। साथियों हमने अभी चर्चा की थी, उसको वो उप विभागाध्यक्ष भी होगा, एक राजपत्रित अधिकारी भी होता है, वित्तीय मामलों का सलाहकार भी होता है, इसलिए आपको आंसर देना है सभी। आंसर देना है 10 साथियों। वित्तीय सलाहकार वित्तीय नियमों, लेखों, मितव्ययिता बरतने संबंधित समस्त वित्तीय नियमों के प्रवर्तन, सरकारी बकायों की वसूली, भुगतानों, करों इत्यादि के लिए विभागाध्यक्ष का सलाहकार होगा। साथियों ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑप्शन में, वित्तीय सलाहकार ये वित्तीय नियमों को विनियमित करने के लिए किसका सलाहकार होता है, तो किसका होता है,
तो आपको आंसर देना विभाग अध्यक्ष का। तो आपने अब अपन इसने जो परिशिष्ट का क्वेश्चन बनाया तो उसमें चर्चा करते हैं कि वित्तीय सलाहकार वित्तीय नियमों, लेखों, मितव्ययिता बरतने संबंधी समस्त वित्तीय नियमों के प्रवर्तन, सरकारी बकायों की वसूली, भुगतानों का क्रय इत्यादि के लिए विभागाध्यक्ष का सलाहकार होगा। ये कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 के 1 में, परिशिष्ट 4 के 2 में, परिशिष्ट 4 के 4 में, परिशिष्ट 4 के 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है वह परिशिष्ट 4 के सेकंड में इसका उल्लेख किया गया है। लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, कनिष्ठ लेखा अधिकारी इत्यादि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। अब हम बात करें कर्तव्य उत्तरदायित्व के बारे में। कौन किसके? लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया है? परिशिष्ट 3 और 4 में, परिशिष्ट 1 और 2 में, परिशिष्ट 5 और 6 में, परिशिष्ट 4 और 5 में। तो साथियों आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 4 और 5 में इसका उल्लेख किया गया है। समस्त वित्तीय शक्तियाँ सिवाय रुपये तक की खरीद को नियमित एवं आकस्मिक प्रगति के समस्त व्यक्तिगत क्लेम एवं छुटपुट आकस्मिक व्यय की स्वीकृतियाँ विभाग के वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी ओब्लिक लेखाधिकारी के परामर्श से ही जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वीकृतियाँ होती है, सामान्य व्यक्तिगत क्लेम, छुटपुट आकस्मिक सभी स्वीकृतियाँ वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा के परामर्श से जारी की जाएगी, परंतु कितने रुपए से कम की स्वीकृति की उनकी आवश्यकता नहीं है। तो यह राशि कितनी होगी? 2000 से कम, 2000 से अधिक, 3000 से कम या 3000 से अधिक। तो साथियों आपका आंसर होगा 2000 से कम के मामलों में वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों। लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व। साथियों ध्यान रखना, कर्तव्य और दायित्व के हम अब तक 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सभी में अलग अलग बात कर रहे हैं। सहायक लेखाधिकारी की अलग है, लेखा सेवा के अधिकारी की अलग है, वरिष्ठ लेखाधिकारी अलग है, तो है ना, अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। लेखा सेवा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? परिशिष्ट 1 और 2 में, परिशिष्ट 3 और 4 में, परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 5 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 4 में इसका उल्लेख किया गया है। जब अगर यही क्वेश्चन अधीनस्थ लेखाधिकारी को आता तो अब हम इसको 4 और 5 कर सकते थे। वित्त विभाग के प्रतिनिधि का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? ठीक है, वित्त विभाग का जो प्रतिनिधि होता है उसका उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 4 के 5 में, परिशिष्ट 4 के 1 में, परिशिष्ट 4 के 3 में, परिशिष्ट 4 के सेकंड में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 4 के 3 में। साथियों हम बता दें, हमने ये परिशिष्ट जीएफ भंडार के परिशिष्ट के 75 से अधिक क्वेश्चन बनाए हैं और आपको ये भी बता दें कम से कम 3 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे और हो सकता है कि जो हमने बनाए सब यूँ की यूँ ही आ जाए। कोशिश करना साथियों, हमसे संपर्क करके इसकी पीडीएफ या पुस्तिका हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी। ठीक है। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी विभाग के भीतर लेखाकारों, कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानांतरण निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को सूचना देते हुए कर सकता है। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की फुल संभावना है, क्योंकि अब इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी क्या अपने अधीन जो लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार का जूनियर अकाउंटेंट है, क्या उनका स्थानांतरण कर सकता है? आपका आंसर होगा हाँ, परंतु इसकी सूचना उन्हें किसको देनी होगी? निदेशक कोष एवं लेखा को देनी होगी। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में चलते हैं। वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी विभाग के भीतर लेखाकारों, कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानांतरण निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को सूचना देते हुए कर सकता है। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 का 5 क में, परिशिष्ट 4 का 5 ग में, परिशिष्ट 4 का 5 ख में, परिशिष्ट 4 का 5 ग में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 4 का 5 क। साथियों महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके रखना अलग से। सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों, कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन। अब हम बात कर रहे हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन की समीक्षा का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 के 5 ख में, परिशिष्ट 4 के 5 घ में, परिशिष्ट 4 के 5 क में, परिशिष्ट 4 के 5 ग में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 4 के 5 ग में इसका उल्लेख किया गया है।
वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी के आक्षेपों को त्याग करने, अर्थात जब इनके द्वारा कोई आक्षेप लगाया जाता है तो उनको छोड़ने की शक्ति, अर्थात त्याग करने, उसको कुछ आक्षेप को मुक्त करने की शक्ति होती है, या अनियमित व्यय की वसूली को छोड़ने की शक्ति कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 4 के 5 6 में, परिशिष्ट 4 के 5 6 में, परिशिष्ट 4 के 5 ज में, परिशिष्ट 4 के 5 घ में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 4 के 5 6 में इसका उल्लेख किया गया है। लेखाधिकारी एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 एवं 5 के किस नियम में दिए गए हैं? साथियों देखो, हमने ऊपर इनको आपको 2 बार करा चुके हैं, अब केवल हमने नियम का क्वेश्चन बनाया, ठीक है। नियम 22 में, नियम 24 में, नियम 21 में, नियम 25 में। तो साथियों आपका आंसर होगा नियम 25 में। परिशिष्ट 5 के अनुसार एक कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी की पदीय स्थिति होती है। अब हम बात कर रहे हैं सहायक लेखाधिकारी की पदीय स्थिति की, ठीक है। वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी होता है, ये कार्यालय अध्यक्ष होता है, विभागाध्यक्ष होता है, या उप कार्यालय अध्यक्ष होता है। तो साथियों आपको आंसर देना है, यह होता है उप कार्यालय अध्यक्ष, आंसर आएगा इसमें। अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों एवं के कार्य एवं उत्तरदायित्व किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? परिशिष्ट 4 में। अब साथियों ध्यान रखना, अब हम बात करें अधीनस्थ लेखा सेवा की। परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 4 और 5 में, परिशिष्ट 5 में। तो साथियों आपको आंसर होगा क्योंकि अधीनस्थ लेखाधिकारी की होगा तो वो परिशिष्ट 5 में आएगा, और लेखाधिकारी की होगा तो वो आएगा परिशिष्ट 4 में, ठीक है। विभागों कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पदस्थिति का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 5 नियम 25, परिशिष्ट 6 नियम 26, परिशिष्ट 4 नियम 25, परिशिष्ट 6 नियम 25। तो साथियों आपका आंसर देना है परिशिष्ट 5 नियम 25 में। हमने कोशिश की है कि एक ही क्वेश्चन अगर 4 बार 5 बार घुमा के पूछा जा सके, तो हमने सभी प्रकार से हमें इसमें समावेश किया है। हो सके तो हम पुस्तिका निकालेंगे, नहीं भी निकले तो आप पीडीएफ के लिए ज़रूर हमसे संपर्क करना साथियों। विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी किस विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में, महालेखाकार, कार्मिक विभाग, या निदेशक निरीक्षण विभाग के रूप में। तो साथियों आपको आंसर देना है वित्त विभाग के रूप में। लेखाधिकारी को संबंधित विभाग आवश्यक रूप से किस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है? क्रय समिति का, पदोन्नत समिति का, परीक्षा आयोजन समिति का, या सभी का? तो साथियों आपको आंसर देना है क्रय समिति का। सामान्य रूप से जो भी खरीद होती है किसी भी निविदा संबंधित मामलों में, तो लेखाधिकारी को वहाँ का विभाग का आवश्यक रूप से सदस्य बनाना आवश्यक होता है समिति का। कनिष्ठ लेखाकार की पदीय स्थिति होती है साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान भी रखना है। आप कनिष्ठ लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पदीय स्थिति क्या होती है? अधीनस्थ राजपत्रित सेवा में वरिष्ठतम सदस्य होते हो आप, मंत्रालयी कर्मचारियों के समान, या लिपि के स्टाफ से वरिष्ठतम सदस्य होते हो, या कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा लिपि के स्टाफ से वरिष्ठतम सदस्य होते हो आप। सहायक लेखाधिकारी के पदस्थापन का उद्देश्य कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? तो परिशिष्ट 5 ख 1 में, परिशिष्ट 5 क 2 में, परिशिष्ट 5 ख 2 में, परिशिष्ट 5 क 1 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 5 क 1 में इसका उल्लेख किया गया है। सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कौन से परिशिष्ट में दिए गए? परिशिष्ट 5 क 1 में, परिशिष्ट 5 क 3 में, परिशिष्ट 5 क 4 में, परिशिष्ट 5 क 2 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 5 क 3 में इसका उल्लेख किया गया है। सहायक लेखाधिकारी उस विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी समझा जाएगा तथा उसकी स्थिति कार्यालय में उप डिप्टी की होगी। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 5 का क 2, परिशिष्ट 5 का क 4, परिशिष्ट 5 का क 3, परिशिष्ट 5 का क 1। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 5 का क 2 में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।